बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम कुछ टर्म्स हमारे लिए जानना ज़रूरी हैं, जिनमें सबसे पहली टर्म है ब्लॉक थ्योरम। ब्लॉक थ्योरम क्या है? आज के इस लेक्चर में हम ब्लॉक थ्योरम को डिस्कस करेंगे। The free electron model of metals give us good insight into the heat capacity, thermal conductivity, electrical conductivity, magnetic susceptibility, and electrodynamics of metals. But the model fails to help us with other large questions. ठीक है जी। फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल जो मेटल का है वो हमने उसके उस सिलसिले के बहुत डिटेल्ड लेक्चर्स हमने लिए हैं, और उसमें हमने थर्मल हीट कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सब जो आपके फिनोमिनास थे हमने फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल की बेस पे हमने डिटेल में डिस्कस किए। लेकिन ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल है ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें नहीं कर रहा। वो क्वेश्चंस क्या हैं? द डिस्टिंक्शन बिटवीन मेटल्स, सेमी मेटल्स, सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। यानी कि मेटल्स और सॉलिड्स में कुछ सॉलिड्स मेटल्स की कैटेगरी में क्यों आते हैं, कुछ सेमी मेटल्स क्यों होते हैं, कुछ सेमी कंडक्टर्स क्यों होते हैं, और कुछ इंसुलेटर्स क्यों होते हैं। ये हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए। द अक्रेंस ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ द हॉल कोफिशेंट। इसके अलावा हॉल कोफिशेंट जो है वो नेगेटिव भी आता है। अगर सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्शन हो तो फिर हॉल कोफिशेंट पॉजिटिव ना आए। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं सेमीकंडक्टर्स में तो हॉल कोफिशेंट जो है वो पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है। The relation of conduction electrons in the metal to the valence electrons of free atoms। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनका और वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स वो जो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, और वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो जो वेलेंस शेल में मौजूद रहते हैं। तो इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है? एंड मैनी ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज़, पर्टिकुलरली मैग्नेटो ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज़ भी बहुत सी ऐसी हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन मैग्नेटो ट्रांसपोर्ट है। जैसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल की बेस पे हमें इनके बारे में हमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती। वी नीड अ लेस नेव थ्योरी, एंड फॉर्चुनेटली इट टर्न्स आउट दैट almost any simple attempt to improve upon the free electron model is enormously profitable। हमें एक और थ्योरी चाहिए थी, और हमने देखा कि थोड़ी सी ही अटेम्प्ट से, कुछ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन से जो नेक्स्ट मॉडल था फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में जो की गई, जो थोड़ी सी चेंज की गई या उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया, तो उससे हमें हमारी बहुत सी क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो मिल गए। इस सिलसिले में जो सबसे पहला स्टेप था वो ब्लॉक का था। ठीक है, फेलिक्स ब्लॉक जो है वो उसने एक थ्योरम दिया। उसने जो आपका इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, और उससे हमें हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो गई। तो ब्लॉक क्या कहता है? ब्लॉक कहता है कि व्हेन आई स्टार्टेड टू थिंक अबाउट इट, I felt that the main problem was to explain how the electrons could snake by all the ions in a metal। यानी कि अगर जब मैंने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, इन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना शुरू किया, तो मैंने देखा कि फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में जो मेन प्रॉब्लम जो उसे नज़र आया वो ये था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तमाम आयंस में से क्रीप करके कैसे क्रीप करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेटल के तमाम आयंस के दरमियान से जब गुज़रते हैं तो वो कैसे गुज़रते हैं। अगर इस बात को, इस प्रॉब्लम को हल कर लिया जाए कि जब इलेक्ट्रॉन्स गुज़र रहे हों, स्निक कर रहे हों आयंस के अंदर से या आयंस के ऊपर से या आयंस के दरमियान से, तो फिर
वो कैसे करते हैं, यानी उन पे आप कौन सा वेव फंक्शन अप्लाई करते हैं या वो कैसी वेव की तरह बिहेव करते हैं। अगर इसका जवाब मिल जाए तो हम ईज़िली ये बता सकते हैं कि बहुत सी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं जो हम फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल की बेस पे नहीं कर सके। By straight Fourier analysis, I found to my delight that the wave differed from the plane wave of free electron ओनली बाय अपरोडिक मॉड्यूलेशन। अब आपको पता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वेव को हम एक प्लेन वेव से, एक प्लेन ट्रेवलिंग वेव से हम उसको शो करते हैं। तो उसने क्या किया कि उसने फोरियर एनालिसिस अप्लाई किया और उसने कहा कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब मैंने ये देखा कि प्लेन वेव इलेक्ट्रॉन की प्लेन वेव को के साथ अगर एक वेव फंक्शन जो कि पीरियोडिक हो, जिसकी खसूसियत ये हो कि वो पीरियोडिक हो, तो पीरियोडिक वेव फंक्शन जब प्लेन वेव इलेक्ट्रॉन के प्लेन वेव फंक्शन के साथ मिलेगा और उसको मॉड्यूलेट करेगा तो उससे ही हमारा मसला जो है वो हल हो जाएगा। अब हम इसको प्रॉपर डिफाइन करते हैं ब्लॉक थ्योरम को। इन कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, ब्लॉक्स थ्योरम स्टेट्स दैट सॉल्यूशंस टू द श्रोडिंगर इक्वेशन इन अ पीरियोडिक पोटेंशियल टेक द फॉर्म ऑफ अ प्लेन वेव मॉड्यूलेटेड बाय अ पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, नॉर्मली आप क्या करते हैं जब इलेक्ट्रॉन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अप्लाई करते हैं, आपने पीछे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कंसिडर किया था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आपने ऐसे कंसिडर किया था कि वो एक पोटेंशियल वेल में, एक फ्री इलेक्ट्रॉन की कंडीशन ऐसी है कि जैसे पार्टिकल ट्रैप्ड इन अ पोटेंशियल वेल हो, और उस पर जब आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो उसका सोल्यूशन जो है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो वेव फंक्शन आता है, और वो वेव फंक्शन एक प्लेन वेव फंक्शन होता है और उसकी वैल्यू जस्ट थी साई आर इज इक्वल्स टू ए, उसका एम्पलीट्यूड समझ लें, ई रेस्ट पर आयोटा के डॉट आर, यानी मेनली वो फंक्शन इस पे डिपेंड कर रहा था ई रेस्ट पर आयोटा के डॉट आर। तो ई रेस्ट पर आयोटा के डॉट आर एक प्लेन ट्रैवलिंग वेव को शो करता है ये फंक्शन जो है। लेकिन उसमें हमने उसमें यू आर नहीं था, उसमें ये यू आर क्या है, ये पोटेंशियल फंक्शन है, और यू आर जो है ये उसमें हम इस चीज़ को कंसीडर नहीं कर रहे थे। उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे हम फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में हम पोटेंशियल को कांस्टेंट ले रहे थे, आइंस की वजह से जो पोटेंशियल है उसको कांस्टेंट ले रहे थे, और उस कांस्टेंट को हमने फॉर सिंप्लिसिटी ज़ीरो कंसीडर किया हुआ था। इसलिए हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन के लिए वेव फंक्शन आ रहा था वो सिर्फ ई रेज़्ड टू पावर आयोटा के डॉट आर की फॉर्म में आ रहा था। अब ब्लॉक फंक्शन क्या है? ब्लॉक फंक्शन ये है कि जो वेव फंक्शन फ्री इलेक्ट्रॉन का है वो इस शक्ल में होगा, ये है ब्लॉक फंक्शन, और यही ब्लॉक थ्योरम है। ब्लॉक यही कहता है कि एक पीरियोडिक वेव फंक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को मॉड्यूलेट करता है, और फिर ये एक मॉड्यूलेटेड वेव फंक्शन जो है ये है एक्चुअली इलेक्ट्रॉन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन। और अगर हमें क्रिस्टल्स में इलेक्ट्रॉन्स को लेना है तो हमें सिंपल वेव फंक्शन की बजाय वेव फंक्शन जो है वो ब्लॉक फंक्शन लेना चाहिए। अब ये नीचे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है, ये देखिए ये एक वेव है। ये वेव आपकी जो है ये इलेक्ट्रॉन की, फ्री इलेक्ट्रॉन की वेव है, जो कि ई रेज़्ड टू पावर आयोटा के डॉट आर इस वेव को शो कर रहा है। अब ये जो इस तरह से ये देखें, ये जो नेक्स्ट ये जो फंक्शन है, ये जो वेव बन रही है जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रही है, ये मॉड्यूलेटेड वेव है। ठीक है, ये मॉड्यूलेशन है ड्यू टू आइंस। आइन कहाँ पे हैं? ये जो लाइट सर्कल्स हैं ये आइंस हैं। ठीक है, आइंस जो हैं वो इस प्लेन वेव को मॉड्यूलेट कर रहे हैं, और इस तरह ये देखें ये जो वेव पैकेट ओवरऑल बना है ये एक ब्लॉक, ये ब्लॉक वेव है, और इसको जो फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा वो ये ब्लॉक फंक्शन है।
सबसे पहले हमारे लिए जानना ये ज़रूरी है, अब इसमें जो चेंज आई है वेव फंक्शन में वो पीरियोडिक पोटेंशियल की वजह से आई है। यानी एक वेव फंक्शन है जो पीरियोडिक है और जो मॉड्यूलेट कर रहा है, और क्रिस्टल्स में वो वेव फंक्शन क्या है, वो पोटेंशियल है। यानी पोटेंशियल बिल्कुल कांस्टेंट नहीं है, बल्कि पोटेंशियल जो है वो पीरियोडिक है। और उस पीरियोडिक उस पीरियोडिक पोटेंशियल को सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे। In case of free electron theory, we assumed electrons as totally free, moving in the region of constant potential inside a one or three dimensional potential well. हमने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में इलेक्ट्रॉन्स को बिल्कुल टोटली फ्री कंसीडर किया, जो कि कांस्टेंट पोटेंशियल की रीजन में मूव कर रहे थे। In order to understand the difference between conductors and insulators, it is necessary to incorporate the variation of potential inside the crystal due to presence of positive ion cores in the free electron model. अगर हम ये कहते हैं ना कि फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल जो है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, तो अगर हमें डिफरेंस मालूम करना है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में, तो ये ज़रूरी है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्रिस्टल्स के अंदर, उनकी मूवमेंट को ऐसे लिया जाए कि उनकी जो जब वो मूव करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं रहता, बल्कि पोटेंशियल जो है आयन कोर्स की वजह से जो पोटेंशियल है वो पीरियोडिक है, वो उसकी वैल्यू में वेरिएशन आती है। इट अपीयर्स मोर रियलिस्टिक टू अज्यूम द पोटेंशियल इनसाइड अ मेटेलिक क्रिस्टल टू बी पीरियोडिक विद द पीरियोडिसिटी ऑफ द लैटिस। और ये ज़्यादा रियलिस्टिक है, ये लेना हमारे लिए क्वाइट रियलिस्टिक है कि अगर हम जो पोटेंशियल मेटल क्रिस्टल के अंदर वेरी कर रहा है उसकी पीरियोडिसिटी को हम लैटिस की पीरियोडिसिटी के साथ मैच कर दें। यानी जो लैटिस भी तो पीरियोडिक है ना, कि एक आयन है, उसके बाद एक फिक्स्ड डिस्टेंस के बाद दूसरा आयन है। क्रिस्टल में आयन्स जो हैं वो फिक्स होते हैं, मतलब उनके दरमियान एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ आयन्स होते हैं क्रिस्टल्स के अंदर। तो वो रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि एक डेफिनेट डिस्टेंस के बाद जो है वो नेक्स्ट आयन आएगा। यानी अगर आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एक डेफिनेट डिस्टेंस के बाद दूसरा आयन आएगा, फिर उससे आगे जाएंगे तो फिर एक डेफिनेट डिस्टेंस के बाद तीसरा आयन आएगा। और अगर आप सेकंड डायमेंशन में जा रहे हैं तो भी यही सिचुएशन है। यानी इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे ये एक क्रिस्टल लैटिस में ये एक पोजीशन है, ये एक आयन है, तो अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एक फिक्स्ड पॉइंट के बाद जो है वो नेक्स्ट आयन आपका आएगा, फिर इसी तरह से फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड डिस्टेंस के बाद आपका नेक्स्ट आयन आएगा। अब वन डायमेंशन में हम इस डिस्टेंस को अगर ए कह लें, तो यहाँ पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आने में भी ए फासला लगा, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट आने में भी ए फासला लगा। इसी तरह अगर हम टू डायमेंशन में मूव करें तो सपोज़ यहाँ से जो नेक्स्ट दूसरी डायमेंशन में जो नेक्स्ट आयन है वो इस पोजीशन पे है। अब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस था वो है b। इसी तरह इसी डायरेक्शन में अगर आप आगे चले जाएं तो फिर नेक्स्ट आयन फिर से कितने डिस्टेंस के बाद आएगा, b डिस्टेंस के बाद। दिस इज़ कॉल्ड पीरियोडिसिटी ऑफ अ लैटिस। ठीक है, ये आप इसके बारे में सॉलिड स्टेट 1 में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह अगर आप थर्ड डायमेंशन में जाएं तो वो डिस्टेंसेस को हम c ले लेते हैं। द पोटेंशियल इज़ मिनिमम एट द पॉजिटिव आयन साइड्स एंड मैक्सिमम बिटवीन द टू आयन्स। इसमें अब हम ये लेते हैं कि पोटेंशियल जो है जब एक आयन की साइट आ जाती है, यानी वो पोजीशन जहाँ पे पॉजिटिव आयन है, तो वहाँ पे पोटेंशियल मिनिमम हो जाता है और दो आयन्स के दरमियान में पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाता है। यानी पोटेंशियल एक आयन से दूसरे आयन तक जाने में इलेक्ट्रॉन के लिए कांस्टेंट नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन जब एक आयन से सफ़र करके दूसरे आयन तक जाता है तो उसको बिल्कुल सेंटर में, यानी दो आयन्स के बिल्कुल दरमियान में उसको पोटेंशियल मैक्सिमम मिलता है। जबकि जैसे जैसे वो आयन के पास होता जाता है वैसे वैसे पोटेंशियल उस पर मिनिमम होता जाता है।
यही सिचुएशन नेक्स्ट पीरियड में और फिर अगले पीरियड में यही पोजीशन रिपीट होती रहती है, और इसीलिए हम कहते हैं कि पोटेंशियल जो है वो पीरियोडिक है विद रिस्पेक्ट टू द पीरियोडिसिटी ऑफ द लैटिस। वी नाउ इंट्रोड्यूस अ पीरियोडिक पोटेंशियल वी एक्स बाय मीन्स ऑफ द लैटिस कांस्टेंट ए। अगर हमारा लैटिस कांस्टेंट आपको याद है क्या होता है, एक आयन से या एक एटम से दूसरे एटम तक का जो डिस्टेंस है इन वन डायमेंशन उसे हम ए लेते हैं, तो इसे हम लैटिस कांस्टेंट कहते हैं। तो लैटिस कांस्टेंट के हिसाब से वी एक्स यानी वी जो है वो पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रही है, एक्स डायरेक्शन में वी जो है पोजीशन पे डिपेंड कर रही है, और ए फासले के बाद एग्जैक्टली ए फासले के बाद पोटेंशियल की वही वैल्यू रिपीट हो जाती है, जो अगर हम x की वैल्यू 0 लें तो v की जो वैल्यू होगी एग्जैक्टली जब आप x की वैल्यू a लें तो वही वैल्यू जो है पोटेंशियल की वही रिपीट हो जाएगी। तो इस चीज़ को कहते हैं पीरियोडिक होना। तो वन डायमेंशन में जो पीरियोडिसिटी है पोटेंशियल की उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वी एक्स इज इक्वल्स टू वी एक्स प्लस ए। यानी वैसे तो वी एक्स के वी एक्स जो है वो इक्वल है किसके, कि जब x में एग्जैक्टली a डिस्टेंस ऐड हो जाए। इन थ्री डायमेंशंस इट वुड बी, तो थ्री डायमेंशन में हम पीरियोडिक पोटेंशियल को लिख सकते हैं वी आर इक्वल्स टू वी आर प्लस टी। आपको याद है इसमें t क्या है, t जो है वो ट्रांसलेशनल वेक्टर है, और ये ट्रांसलेशनल वेक्टर इसकी वैल्यू होती है t इज इक्वल्स टू n1 a इसी तरह प्लस n2 b और इसी तरह आपके पास प्लस n3c। ये एक ट्रांसलेशनल वेक्टर है, मतलब कि जब आप किस पोजीशन को चेंज करते हैं तो अगर क्रिस्टल पीरियोडिक है तो ये एक सिचुएशन आती है। अगर आप सिर्फ वन डायमेंशन में ले रहे हैं और आप सिर्फ अगर ये सपोज़ आपने पहले एटम को ज़ीरो कंसीडर किया, यहाँ पे है ये ओरिजिन है, अगर सपोज़ इस एटम की पोजीशन को आपने ज़ीरो कंसीडर किया और आप यहाँ तक चले गए तो टी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ तक जाने में टी की वैल्यू होगी 1a, और 1a का मतलब है सिर्फ a, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे 1a। अच्छा, अब इसी डायरेक्शन में आप यहाँ पे अगर खड़े हैं तो t की वैल्यू हो जाएगी 2a, ठीक है। इसी तरह से अगर हम टू डायमेंशन में हम इस पॉइंट पे हम इस यहाँ पे चले जाएं, यहाँ पे जहाँ पे b और a के दोनों ही मिलेंगे तो हमारे पास t की वैल्यू हो जाएगी 1a प्लस 1b, ठीक है। इसी में आगे यहाँ पे अगर हम पहुँच जाएंगे तो ये हो जाएगी 2a प्लस 2b, और इसी तरह अगर हम थ्री डायमेंशन में लेंगे तो फिर हमारे पास c भी आ जाएगा। तो ये वो ट्रांसलेशनल वेक्टर है, और ये नॉर्मली आपका कोई भी पोजीशन वेक्टर है वी आर, और उसमें जब ट्रांसलेशनल वेक्टर ऐड होता है तो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन के बाद आपके पास पोटेंशियल की वही वैल्यू आ जाएगी। ये थ्री डायमेंशन में पीरियोडिक पोटेंशियल की वैल्यू है। अब डायग्राम के ज़रिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहली डायग्राम में देखें ये पॉजिटिव आयन कोर्स हैं, ये एक हमने एक टू डायमेंशन में पॉजिटिव आयन कोर्स लिए। अब इलेक्ट्रॉन इन आयन कोर्स में ये यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये देखें ये मूव कर रहा है, ये देखें ये यहाँ से आयन्स के दरमियान में से होता हुआ ये इस पोजीशन तक आया है। तो अब इस दौरान यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पे पोटेंशियल कैसे वेरी हुआ है। सबसे पहले तो अगर आपको थोड़ा सा याद करवा दें तो आपको देखें कि जो आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है कि थ्री डायमेंशन में वो कैसे लिखी जाती है, माइनस एच कट स्केयर बाय एम डेल स्केयर प्लस वी आर साई आर इक्वल्स टू ई साई आर। इसको जब आप इसमें देखें ये वी आर क्या है, वी आर है अगर इलेक्ट्रॉन है इनसाइड द क्रिस्टल, तो ये वी आर क्या है, ये न्यूक्लियाई जो हैं, ये जो ये आयन के न्यूक्लियाई है ना, ये आयन के जो न्यूक्लियाई हैं उनकी न्यूक्लियर पोजीशंस जो हैं वो आर आई हैं, और ये वी आर उन न्यूक्लियाई की वजह से
जो पोटेंशियल है ये वो है। और इसका मैग्नीट्यूड आपको पता है क्या होता है, सिग्मा आई वी आर माइनस आर आई, जिसमें आर कोई भी पोजीशन है और आर आई जो है वो न्यूक्लियाई की अपनी पोजीशन है। आर जो है ये स्मॉल आर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को जाहिर करता है, जबकि आर आई कैपिटल आर आई जो है ये न्यूक्लियाई की पोजीशंस हैं। तो आपके पास किसी भी पॉइंट पे अगर आप पोटेंशियल की वैल्यू का मैग्नीट्यूड लेना चाहें तो वो क्या होगा, वी आर माइनस आर आई। और अगर आप तमाम जितनी वेरिएशन आई है, टोटल वेरिएशन आई है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आने में, जो पोटेंशियल की टोटल वेरिएशन आई है उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो बनती है सिग्मा आई वी आर माइनस आर आई। इसको अगर आप प्रैक्टिकली, इसको मैथमेटिकली अगर आप कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू बनती है माइनस जी ई स्केयर ओवर मॉड ऑफ आर माइनस आर आई। यानी इसमें ई जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, जी जो है वो नंबर ऑफ चार्ज करियर्स हैं या नंबर ऑफ उनके जो न्यूक्लियाई हैं, जो आपका चार्ज किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है उसको आप जी से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल चार्ज जो है, इफेक्टिव चार्ज जो है वो हो सकता है तो उसमें। और दूसरा नीचे क्या है, पोजीशन, यानी आपका बेसिकली जो पोटेंशियल है वो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द पोजीशन, मॉड ऑफ आर माइनस आर आई। जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगा वैसे वैसे पोटेंशियल जो है वो चेंज होगा। अब ये देखें, ये एक न्यूक्लियस है यहाँ पे, इस पोजीशन पे अगर आप देख सकते हैं ये एक न्यूक्लियस है। और अगर आप ड्रॉ करें कि इस न्यूक्लियस के आसपास पोटेंशियल किस तरह से वेरी होगा, तो ये देखें, ये इस न्यूक्लियस के जैसे जैसे हम पास आते जाएं तो इलेक्ट्रॉन पे पोटेंशियल इस तरह से ये वेरी होता जा रहा है। यानी अगर आप जो पोटेंशियल की वैल्यू है, वेरिएशन की वैल्यू है, वो ऐसे जा रही है, ऐसे। और इसी तरह ये अगर आप इधर से देखें तो ये वैल्यू ऐसे जा रही है। मतलब क्या है, ये देखें ऊपर वाली फिगर में अगर आप देखें, ये एक आयन है, ये दूसरा आयन है, ठीक। अब इस आयन पे, अगर इस आयन को अगर आपने फोकस किया, इस आयन को फोकस किया है तो इस आयन के लिहाज से इलेक्ट्रॉन, अगर सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन इस आयन के पास आ रहा है ऐसे, ये देखें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस आयन के पास आ रहा है। अब जब इलेक्ट्रॉन इस आयन से दूर था तो उसकी पोटेंशियल ये है मैक्सिमम। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इस आयन के पास आ रहा है ये पोटेंशियल डिक्रीज़ करता जा रहा है। ये देखें, ये पोटेंशियल ऐसे डिक्रीज़ कर रहा है, ऐसे। जब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल आयन की साइड पे आ जाएगा तो पोटेंशियल जो है ये मिनिमम हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक आने में इलेक्ट्रॉन पे जो आयन की पोटेंशियल है वो इस तरह से वेरी कर रही है, ऐसे। ये उसकी मैक्सिमम पोजीशन, मैक्सिमम वैल्यू है पोटेंशियल की, और ये पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन इस आयन से दूर जा रहा है, इस तरफ को, दूसरे आयन की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे ये इससे दूर जाता जा रहा है फिर से पोटेंशियल इंक्रीज़ करता जा रहा है। और उसे आप कैसे शो करेंगे, ये देखें, ऐसे ऐसे ऐसे। ये जब यहाँ सेंटर में इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा तो पोटेंशियल जो है ये मैक्सिमम हो चुका है। समझ आ रही है? अगर आप इन सारे ये देखेंगे हर आयन के पास के ये कर्व्स दोनों जब आप इसको मिला लेते हैं तो ये देखें, ये पोजीशन, ये ऐसी सिचुएशन बन गई, ऐसे। ये जो मिल के आपस में ये इस तरह की सिचुएशन बन गई। तो वैल्यू क्या है इलेक्ट्रॉन वन डायमेंशन में, जब इलेक्ट्रॉन एक आयन से उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो उसकी वैल्यू कैसे वेरी करेगी पोटेंशियल की, माइनस जी स्क्वायर बाय आर, यानी बेसिकली आर की वैल्यू पे डिपेंड करे। जैसे जैसे पोजीशन चेंज होती जाती है पोटेंशियल में वेरिएशन आती जाती है। ये ऊपर जो है ये वन डायमेंशन में हमने आयंस लिए हैं और उनके लिहाज से, उन आयंस के लिहाज से जो पोटेंशियल की वेरिएशन है वो हम नीचे ड्रॉ कर रहे हैं। तो अब हमने जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन में जब एक आयन से दूसरे आयन तक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था तो हम पोटेंशियल को ऐसे ले रहे थे, ऐसे। ये देखें, यानी पोटेंशियल यूं स्ट्रेट था। यानी अगर हम यहाँ तक गए हैं तो अगर ये पहला एटम जो है ये सरफेस का एटम है और ये भी सरफेस का एटम है, यानी ये पहला है और ये आखिरी एटम है, तो यहाँ पे हम ले रहे थे कि पोटेंशियल बहुत हाई हो जाता है और इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल बहुत हाई होता है, लेकिन दरमियान के जितने आयंस हैं जब इन पे से इलेक्ट्रॉन गुजरता है तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। उस कांस्टेंट पोटेंशियल को हमने ज़ीरो लिया था। जबकि यहाँ पे ये सिचुएशन है कि अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये अगर ये
पहला आयन जो है ये अगर सरफेस का आयन है तो ये पोटेंशियल आपका ये वाला जो है ना ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, ऐसे। और इस तरह से अगर ये आखिरी है, इसके बाद इस आखिरी आयन के बाद कोई और एटम नहीं है, कोई और आयन नहीं है, तो यहाँ का भी ये जो वी आर पोटेंशियल है ये ऐसे हो जाएगा। लेकिन सेंटर की सिचुएशन आप दोनों की देख लें। सेंटर में फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में इलेक्ट्रॉन जब कम्प्लीटली फ्री लिया जा रहा है तो उसकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है, जबकि यहाँ पे ये पीरियोडिक पोटेंशियल्स, पीरियोडिक फंक्शंस की फॉर्म में आपके पोटेंशियल आ रही है। अच्छा जी, अब हमने बहुत डिस्कस कर लिया, पीरियोडिक पोटेंशियल को डिस्कस कर लिया हमने, और वजह डिस्कस कर ली कि हमें ब्लॉक थ्योरम की ज़रूरत क्यों पेश आई। अब हम ब्लॉक थ्योरम को थोड़ा सा इसका हम वेरीफाई करते हैं, इसका हम प्रूफ लेते हैं। इसके लिए हम ये कर लेते हैं, कंसिडर वन डायमेंशनल केस। हमने एक वन डायमेंशनल केस ले लिया, इसमें हमने n नंबर्स ऑफ एटम्स लिए जो कि एक लीनियर चेन बनाए हुए हैं, और उस चेन की जो लेंथ है, टोटल लेंथ, एक पहले एटम से लेकर आखिरी एटम तक, तो एक एटम से दूसरे एटम तक का फासला है a, एक एटम से दो एटम का कितना फासला है 2a, तीसरे एटम तक फासला है 3a, टोटल n एटम है, तो टोटल लंबाई कितनी होगी चेन की, na। द वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन एट पोजीशन x कैन बी रिटन एज, किसी भी पोजीशन x पे जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो आप किस शक्ल में लिखते हैं, d2 psi x by dx स्क्वायर प्लस 8 pi स्क्वायर m ओवर h स्क्वायर e माइनस वी एक्स psi x इक्वल्स टू 0। बाज़ इसको यहाँ पे माइनस साइन लगा के ये v माइनस ई की फॉर्म में भी लिखा जाता है, जैसे मर्जी आप इसको लिख लें। वेयर वी एक्स हैज़ ए ट्रांसलेशनल सिमेट्री विद रिपीट डिस्टेंस, इसमें जो v है बेसिकली हमारा फोकस है v पे। v जो है वो एक पीरियोडिक पोटेंशियल है, और हर a डिस्टेंस के बाद v की वही वैल्यू हो जाती है जो इनिशियल पॉइंट की थी, such that Vx is equals to Vx plus a. The solution to the above equation is a wave function which is considered एज नॉन डिजेनरेट हेयर। हम ये सपोज कर लेते हैं कि जो इस वेव इक्वेशन का सोल्यूशन आएगा जो कि एक वेव फंक्शन होगा, वो वेव फंक्शन एक नॉन डिजेनरेट है, यानी उसकी वैल्यू यूनिक है, और उसकी जो उस वैल्यू के साथ उस एनर्जी के सिर्फ वही वेव फंक्शन होगा उस एनर्जी वैल्यू के साथ। लेट द लेटेस्ट पॉइंट्स आर ऑन द रिंग ऑफ लेंथ है। अब हमने वो जो चेन एटम्स की बनाई थी उसको ये देखें इस शक्ल में ले लें, यानी उस चेन को अगर आप मोल्ड कर दें, उसको आप ऐसे फोल्ड कर दें तो एक सर्कल सा बन जाएगा, और इस सर्कल की लेंथ वही है एन ए। द पोटेंशियल एनर्जी इज स्टिल पीरियोडिक इन ए, और जो पोटेंशियल एनर्जी है एक एटम से दूसरे एटम तक जाने में वो पीरियोडिक ही है। अब ये देखिए एटम सर्कल के रिंग के ऊपर आ गए। अकॉर्डिंग टू द सिमेट्री ऑफ द रिंग वी कैन राइट द सोल्यूशन टू द वेव इक्वेशन एज, अगर हमारे पास सोल्यूशन जो वेव इक्वेशन है, वेव इक्वेशन जो है अगर हम x पे खड़े हों, सपोज़ हम x पे खड़े हैं, यानी यहाँ पे देखें ये हो गया, इसको एटम नंबर 1 का नाम दिया हुआ है, ये देखें ये एटम नंबर 1 है। ये एटम नंबर 1 पे जो वेव फंक्शन था, एटम नंबर 1 पे जो वेव फंक्शन था उसकी वैल्यू थी साई एक्स। अच्छा, अब ये हम यहाँ पे चले गए, कितना फासला हमने तय किया, यहाँ पे x है, साई एक्स है, यहाँ पे जाके क्या बन जाएगा वेव फंक्शन x प्लस ए, क्योंकि एक एटम से दूसरे एटम तक का फासला कितना है a। तो दूसरे एटम पे पहले एटम से दूसरे एटम तक जब गए तो हमारा जो वेव फंक्शन था वो किस में चेंज हो गया, वो क्या बन गया साई एक्स प्लस ए। जब तीसरे तक जाएंगे तो ये बन जाएगा साई एक्स प्लस 2a। जब चौथे तक जाएंगे तो ये बन जाएगा साई एक्स प्लस 3a। अब ज़रा गौर करें कि जब हम पहले से दूसरे पे गए तो x प्लस ए, दूसरे से तीसरे पे गए तो x प्लस 2a, तीसरे से चौथे पे गए तो x प्लस 3a। तो इसी तरह करते करते सपोज़ हम लास्ट के एटम पे हम आखिर में वापस आ गए, यानी हम उसी एटम पे, हम 1 एटम से चले थे तो हम 1 एटम तक वापस आ गए, तो हमारे पास क्या होगा कि फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे वैसे अगर हम पूरा काउंट करके आएँ तो यहाँ तक आने में हमारे पास होगा साई एक्स प्लस एन ए।
लेकिन वेव फंक्शन यहाँ पे वही होगा, साई एक्स होगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम एक एटम से दूसरे एटम तक जाने में जो वेव फंक्शन है उसको हम इस शक्ल में लिख लें कि साई एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू सी साई एक्स। ठीक है, सी इसमें एक कोई भी एक फंक्शन है, सी इज़ अ फंक्शन। तो जब हम जाएंगे साई एक्स प्लस 2a तक तो ये बन जाएगा साई स्केयर एक्स यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास पहले है साई एक्स प्लस ए, सी साई एक्स, ये एक दूसरे ये वेरी कर रहा है इसके साथ सी के लिहाज से। और जब सेकेंड एटम पे जाएंगे तो बन जाएगा साई एक्स प्लस 2a और यहाँ पे c की वैल्यू स्केयर आ जाएगी। फिर आगे आ जाएगा साई एक्स प्लस 3a, c की वैल्यू क्यूब आ जाएगी। करते करते जब आप वापस उसी जगह पे पहुँच गए हैं जहाँ से आप चले थे, तो वहाँ तक आपकी टोटल जो एटम की काउंटिंग है वो कितनी होगी, साई एक्स प्लस एन ए, और वो बन जाएगा सी रेज़ टू पावर एन साई एक्स। ठीक है, ये हमने इसको ऐसे लिख लिया। साई एक्स प्लस एन ए पे फंक्शन वही हो जाएगा साई एक्स, लेकिन जो वेरिएशन आई टोटल उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं सी रेज़ टू पावर एन साई एक्स, बिकॉज साई एक्स मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। हमने पहले भी कहा कि नॉन डिजेनरेट है तो इसको सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। इट फॉलोज़ दैट सी इज़ वन ऑफ द एन रूट्स ऑफ यूनिटी। और जिस चीज़ को सिंगल वैल्यूड होना चाहिए उसका मतलब ये होता है कि उसके रूट्स का जो आंसर है उसे 1 होना चाहिए, यानी सी रेज़ टू पावर एन इक्वल्स टू 1। तो 1 को आप लिख सकते हैं ई रेज़ टू पावर आयोटा 2 पाई एन ओवर एन। क्यों लिख सकते हैं ऐसे, आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, समझ लें इसको, ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा ये 1 के इक्वल उस वक्त होता है जब थीटा की वैल्यू जो है वो या हो 0, या हो 2 पाई, या हो 4 पाई, या हो 6 पाई। तो तब आपके पास ई की वैल्यू जो है वो ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा की वैल्यू 1 आती है, ये आपको अच्छी तरह से पता है। तो इस सिचुएशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि यानी इवन वैल्यूज़ हमें चाहिए। तो हमारे पास ई की वैल्यू होगी ई रेज़ टू पावर आयोटा 2 पाई एन, और चूँकि हमने 1 इसको 1 को आपने लिख लिया ई रेज़ टू पावर आयोटा 2 पाई एन। ठीक है, ये वाला एन कहाँ से आया कि अगर हम सी की वैल्यू लें, इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखना चाहिए था, सी की वैल्यू लें तो सी की वैल्यू हो जाएगी ई रेज़ टू पावर आयोटा 2 पाई एन ओवर एन। वैसे सी की वैल्यू है सी रेज़ टू पावर एन इक्वल्स टू 1, लेकिन सिर्फ सी की वैल्यू हो जाएगी ई रेज़ टू पावर आयोटा 2 पाई एन ओवर एन। ठीक है, अब इसको देखें, ये आ गया ई, इसको ए से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, ए से डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास इस तरह से हमने इसको लिख लिया ई रेज़ टू पावर आयोटा के ए। इसमें के क्या है, के को हमने डिफाइन किया है 2 पाई एन ओवर एन ए। के जो की वैल्यू है 2 पाई एन ओवर एन ए, जिसमें स्मॉल एन की वैल्यू 0 भी हो सकती है, प्लस माइनस 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकती है। सो अबव फंक्शन इज रिटन एज साई एक्स प्लस एन ए इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या था, ये आपका C था, तो इसको आप लिख सकते हैं ई रेज़ टू पावर आयोटा के ए डिवाइड इंटू साई एक्स। दिस इज़ नोन एज ब्लॉक कंडीशन। ठीक है, ये हम ब्लॉक कंडीशन में आ गए। यानी अगर आपका फंक्शन जो है वो एक पीरियोडिक फंक्शन होगा तो हम जब ट्रांसलेशन लेंगे पूरी की पूरी, हम चेन की एंड पे चले जाएंगे, तो उस चेन की एंड को आप इस तरह से शो कर सकते हैं ई रेज़ टू पावर आयोटा के ए साई एक्स। ठीक है, ब्लॉक हैज़ शोन दैट द अबव कंडीशन इज सेटिस्फाइड ओनली इफ द सोल्यूशन टू द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टेक्स द फॉर्म एज। ब्लॉक ने ये शो किया कि ये जो ब्लॉक कंडीशन आई है, ये वाली, ये जो आपने रिंग से प्रूव की है, सिमेट्री से आपने डिराइव की है, तो ये सिमेट्री की जो कंडीशन है, ये सिमेट्री वाली जो कंडीशन है, ये उस वक्त पूरी होगी जब आप उस वेव फंक्शन को इस तरह से लिख सकें। यानी ये वाला जो वेव फंक्शन है ये इस सिमेट्री को फॉलो करता है। तो ये वेव फंक्शन
किस शक्ल का है, साई एक्स इक्वल्स टू ई रेस्ट पर आयोटा के एक्स यू एक्स। यानी अगर आपकी ये जो वेव फंक्शन है सारे के सारे, जिसमें ये साई एक्स है जिसको आप साई एक्स प्लस एन ए लिख रहे हैं, ये वेव फंक्शंस जो हैं ये इस सिमेट्री को उस वक्त फॉलो कर रहे हैं जब आपका नॉर्मली जनरली जो साई एक्स है वो अगर इस शक्ल का हो, ई रेस्ट पर आयोटा के एक्स यू एक्स। पहले हम सिर्फ लिया करते थे ई रेस्ट पर आयोटा के एक्स, लेकिन अब साथ में ये यू एक्स भी है। इसमें यू एक्स क्या है, ये के की वैल्यू पे डिपेंड करता है। यू के एक्स इसको हम लिखते हैं और ये होता है यू के एक्स एक्स प्लस एन ए, दैट इज़ पीरियोडिक विद द पीरियोडिसिटी ऑफ द लैटिस। ये लैटिस की पीरियोडिसिटी के साथ पीरियोडिक है। जैसे कि हमने पीछे v की को पीरियोडिक कहा, ये वैसा ही वेव फंक्शन है जो लैटिस की पीरियोडिसिटी के साथ पीरियोडिक हो। दिस इज़ नोन एज ब्लॉक फंक्शन एंड थ्योरम इज़ ब्लॉक थ्योरम। फर्दर हम ब्लॉक फंक्शंस देखते हैं। इन 3 डायमेंशंस ब्लॉक फंक्शन कैन बी रिटन एज साई के आर इज इक्वल्स टू ई रेज़्ड टू पावर आयोटा के डॉट आर यू आर। ब्लॉक फंक्शंस रिप्रेजेंट द फ्री इलेक्ट्रॉन वेव मॉड्यूलेटेड बाय द पीरियोडिक फंक्शन यू के एक्स और यू के आर। ब्लॉक फंक्शंस जो है वो ये देखें, यहाँ तक ई रेज़्ड टू पावर आयोटा के डॉट आर यहाँ तक एक फ्री इलेक्ट्रॉन वेव है, लेकिन साथ में ये जो फंक्शन है ये पीरियोडिक है और ये डिपेंडेंट है आइंस की पोजीशंस पे। तो आइंस की पोजीशन पे जो फंक्शन डिपेंड कर रहा है वो है पोटेंशियल का फंक्शन। तो इट मीन्स कि ये वो फंक्शन है जो इस वेव को मॉड्यूलेट कर रहा है। ऑल्सो साई के एक्स प्लस एन ए एंड साई के कॉन्जुगेट x प्लस एन ए। जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो प्रोडक्ट लेने से आपके पास वापस ये वैल्यू आ रही है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप प्रोबेबिलिटी लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट है। किसी और पोजीशन पे प्रोबेबिलिटी ले लें और एक्स पोजीशन पे प्रोबेबिलिटी ले लें वेव फंक्शन की, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट एक ही है, मतलब प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट है। दिस इंडिकेट्स दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज सेम एवरीवेयर इन द होल चेन ऑफ एटम्स। पूरी चेन में इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी सेम है, दैट इज़ नॉट लोकलाइज्ड अराउंड एनी पर्टिकुलर एटम बट इज़ शेयर्ड बाय ऑल एटम्स इन द चेन। किसी एक एटम के साथ मुंसलिक नहीं है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टाइम गुजारेगा या यहाँ पे कम टाइम गुजारेगा। इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी पूरी चेन में हर जगह सेम है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि के की कौन कौन सी वैल्यूज़ अलाउड हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि आपका जो ब्लॉक फंक्शन है वो के की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो k की वैल्यू जो है अभी हमने पीछे देखा कि ई रेज़्ड टू पावर के ए आयोटा के ए इज़ इक्वल्स टू 1। पीछे हमने इसको डिराइव किया कि हमें ज़रूरत है कि हम लें ई रेज़्ड टू पावर आयोटा के ए को 1 के इक्वल लें। तो इस लिहाज से अगर आप k की वैल्यू देखें तो वो बन रही है 2 पाई n ओवर एन ए। एन ए क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द चेन है 2 pi n over l, where n is equals to small n is equals to 0 plus minus 1 plus minus 2 और इसकी एंड वैल्यू जा रही है n by 2 एंड l is the length of the chain of atoms। ये n by 2 तक इसकी लेंथ क्यों जा रही है, क्योंकि आप अगर पॉजिटिव इसमें डबल वैल्यूज़ आ गई ना, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लें तो प्लस n तक जाएंगी, लेकिन आपको लेनी है नेगेटिव वैल्यूज़ भी। तो टोटल वैल्यूज़ होनी चाहिए, टोटल वैल्यूज़ n होनी चाहिए। तो अगर आप पॉजिटिव वैल्यूज़ भी n की ले रहे हैं, नेगेटिव भी ले रहे हैं, तो फिर टोटल वैल्यूज़ कितनी होंगी, n by 2 ही होंगी ना। l इज़ द लेंथ ऑफ द चेन ऑफ एटम्स व्हेन n स्मॉल n इज़ इक्वल्स टू n by 2। यानी अगर हम n by 2 पॉइंट पे खड़े हैं, वी हैव k इज़ इक्वल्स टू n by 2 का मतलब है हम आखिरी पोजीशन पे खड़े हैं। तो फिर k की वैल्यू देखें, n by 2 रखें, इसमें यहाँ पे आप या इसमें रख लें n by 2 रख लें, स्मॉल n की वैल्यू n by 2 रख लें। वो कैपिटल n से कट गया, 2 से कट गया, बाकी क्या रह गया, पाई ओवर a। तो k की वैल्यू है पाई ओवर a विच इज़ द एज ऑफ द फर्स्ट ब्रिलियन जोन। तो अगर हम आखिरी एटम पे खड़े हैं तो वो एज ऑफ द उसमें k की वैल्यू कितनी आ रही है, पाई ओवर a, और पाई ओवर a जो है वो वहाँ पे मतलब ब्रिलियन जोन का एंड हो रहा है। When L is large, allowed values of k would come close together and their distribution along k axis become quasi-continuous। अगर हम हमारे पास चेन बहुत लंबी होगी, L की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, तो k की वैल्यूज़ जो हैं वो कॉन्टीन्यूस होती जाएंगी। उनमें हमें डिस्टिंक्शन लेना मुश्किल हो जाएगी। यानी आपका जो k एक्सिस के जो डिस्ट्रीब्यूशन है k एक्सिस पे
वो क्वाजी कॉन्टीन्यूस हो जाएगी, यानी बिल्कुल कॉन्टीन्यूस भी नहीं लेकिन क्वाजी कॉन्टीन्यूस हो जाएगी। अब हमने देखना है कि हमें किसी भी उसमें लैटिस में कितनी के की वैल्यूज़ अलाउड, नंबर ऑफ अलाउड के वैल्यूज़ की कंडीशन तो हमने पीछे देख ली है क्या होती है, लेकिन उनकी तादाद कितनी होती है, कितनी के की वैल्यूज़ अलाउड हैं। द टोटल नंबर ऑफ अलाउड के वैल्यूज़ इन फर्स्ट जोन इज़, फर्स्ट ब्रिलियन जोन की का एज कहाँ पे होता है, पाई ओवर ए, एक साइड से भी पाई ओवर ए, दूसरी साइड से भी माइनस, दूसरी साइड से माइनस पाई ओवर ए। तो फिर टोटल लेंथ कितनी हो गई, इधर से भी पाई ओवर ए, उधर से भी डिस्टेंस पाई ओवर ए, ओरिजिन के दोनों साइड से पाई ओवर ए डिस्टेंस लें तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ द फर्स्ट ब्रिलियन जोन कितनी हो जाएगी, 2 पाई ओवर ए। तो लेंथ ऑफ द फर्स्ट ब्रिलियन जोन डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द यूनिट स्पेसिंग, यूनिट स्पेसिंग का मतलब है कि एक एटम से दूसरे एटम तक का स्पेस, जो ये बन गया 2 पाई ओवर ए डिवाइडेड बाय 2 पाई ओवर एल, तो ये एल ओवर ए आ गया, दैट इज इक्वल्स टू एन। This is equal to total number of atoms in the chain of atoms or in the unit cell in 3 dimensions। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि k की अलाउड वैल्यूज़ कितनी हैं, तो जितने एटम्स की तादाद है उतनी, या फिर अगर आप 3 डायमेंशंस में हैं तो जितने यूनिट सेल्स की तादाद है उतनी। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है।